करोड़ों रुपए के पैकेज कैंपस रिक्रूटमेंट में आप सुनते हो तो आप काफ़ी एक्साइट हो जाते हो। यार देखो कितने बच्चों को कितने कितने पैकेज मिल रहे हैं। क्या मेरे को वो पैकेज मिल पाएगा? क्या वो सैलरी, ऐसी सैलरी मेरे को भी ऑफर हुई होगी, हो पाई? करोड़ों रुपए के सीटीसी सैलरीज ऑफर हो रही है कॉलेज में, कैंपस हायरिंग में। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी लगता है यार क्या मेरे को भी ऐसी सैलरी ऑफर होगी जब मैं कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठूंगा। द आंसर इज कि आप तैयार कितने हैं, कितनी तैयारी है आपकी उस चीज़ के लिए, उस दिन के लिए। उसके लिए ही आज का वीडियो है कि आपको थोड़ा सा हिलाना है, थोड़ा सा नींद से उठाना है और बोलना है कि यार प्रिपरेशन जो कैंपस रिक्रूटमेंट की उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी आपकी कॉलेज एडमिशन की प्रिपरेशन है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कॉलेज में इसलिए जाते हो ताकि आपको एक अच्छी प्लेसमेंट मिल पाए, अच्छा कैंपस रिक्रूटमेंट हो पाए। ये तभी पॉसिबल है अगर आप इस चीज़ को, उस दिन को, जिस दिन वो कैंपस रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके लिए एडवांस में तैयारी करो। आप दुनिया भर की खाक छान मारोगे बट ऐसा इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देने वाला जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 महीने पहले से कैसे आपको स्टार्ट करनी है कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी। ये चैनल पूरा सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना। वीडियो पूरा देखने का फ़ायदा ये है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इवन इफ आपका कैंपस हायरिंग अभी नहीं हो रहा है, मे बी अगले साल हो रहा है, बट फिर भी एक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, आप तैयारी करोगे। कैंपस रिक्रूटमेंट में, कैंपस हायरिंग में अगर आप बैठते हो तो अच्छे खासे 2-3-4 महीने लगते हैं अगर आपको टॉप की प्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको ऑर्डिनरी, जो सब बच्चों को एवरेज प्लेसमेंट चाहिए, तब तो आप कोई बात नहीं, जिस दिन जगो उस दिन सवेरा है। बट ये टाइम लगेगा। जो मैंने आज पॉइंट्स निकाले हैं, वो 6 पॉइंट्स निकाले हैं, 6 ऐसे स्टेप्स निकाले हैं जो आपको मल्टीपल टाइम करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कैंपस रिक्रूटमेंट के 1-2 दिन पहले ही जाग जाओ और फिर आप कंपनी के पास बैठ जाओ। यू विल बी नॉट प्रिपेयर्ड, आपकी तैयारी नहीं हुई होगी और आपको एक एवरेज सीटीसी मिलेगा। कंपनी जितनी भी टॉप की आती हैं वो आपका एक टॉप के परफॉर्मर को लेने के लिए आती हैं। वो आपके जो टॉप के परफॉर्मर होते हैं वो उस दिन डिसाइड होते हैं कि कौन टॉप का परफॉर्मर है। वो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं होता है, वो कोई भी हो सकता है आपके बैच में या जितने भी बच्चे उस कैंपस हायरिंग में बैठे हैं। इसलिए तैयारी करो, जग जाओ। मई जून जुलाई के लिए जो अभी कैंपस हायरिंग शुरू हो जाएगी मई जून जुलाई में, तो उसके लिए आपको तैयारी आज से करनी पड़ेगी। जो पहला काम आपको करना है, अपार्ट फ्रॉम मैंने बोला जो सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना, जो पहला काम करना है अगर आपको कैंपस हायरिंग के लिए बैठना है 3-4 महीने पहले, मैं तो बोल रहा 1 साल पहले, बट फिर भी आप, अगर आपके पास 1 साल नहीं है, 3-4 महीने पहले आप अपने जो प्लेसमेंट कमिटी है या प्लेसमेंट का डिपार्टमेंट है आपके कॉलेज का, उनको उनको अप्रोच करो और उनको समझो कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट होता है आपके कॉलेज में कैंपस हायरिंग का। क्या कंपनी पहले आती हैं, फिर वो शॉर्टलिस्ट करती हैं, आपका सीजीपीए देखा जाता है, फिर टेस्ट होता है, या कंपनी आने से पहले नोटिस देती है, आप लोग सीवी भेजते हो, वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, या जिस दिन आते हैं उस दिन वॉक इन हो जाता है। ये पूरा समझो आप। उससे क्या होगा, आपको एक प्रोसेस की समझ आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको प्रोसेस की ही समझ नहीं है तो आप उसके लिए तैयारी क्या करोगे। तो एक बार वो प्रोसेस समझ लो कि क्या कंपनी कैसे आएगी, कब इंटरव्यू लेगी, कितने देर का इंटरव्यू चलता है, कितने लोग इंटरव्यू लेते हैं, क्या वो पहले एडवांस में शॉर्टलिस्ट करते हैं सीवीज बच्चों के, या उसी दिन आके जो जो बच्चे आ गए उन सब का इंटरव्यू लिया जाता है, क्या उस दिन ऑफर मिलता है या 2-3 दिन बाद ऑफर मिलता है, क्या एचआर का भी इंटरव्यू होता है कि टेक्निकल होता है, टेक्निकल होता है तो क्या क्या पूछते हैं। ये पहले आप प्रोसेस अंडरस्टैंड करो। स्टेप नंबर 1, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 महीने पहले, पहले समझ लो। उस दिन समझने वाली बात नहीं है जिस दिन कंपनी आ रही होगी। दूसरा जो काम करना है आपको, कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करना होता है। क्या है कि आपके पास, आपकी जो कॉलेज में है 100, 200, 300 कंपनीज आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए आती है। अगर आप एमबीए के बच्चे हो तो एफएमसीजी की कंपनी आ गई, फाइनेंशियल कंपनीज आ गई,
कंसल्टिंग कंपनीज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो तो कोई ऑटोमोबाइल की आ गई, कंप्यूटर साइंस की कंपनीज आ गई, कंसल्टिंग आती है। आप सिंपल ग्रेजुएशन या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो तो खूब सारी कंसल्टिंग या बीपीओज वगैरह आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैंपस में 100-200 कंपनीज आती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 200 की 200 कंपनीज में इंटरव्यू देने बैठ जाओ, क्योंकि वो दैट विल साउंड क्वाइट फूलिश कि यार आप 200 कंपनी में रैंडमली बैठे जा रहे हो। आप अपने चॉइस के हिसाब से 20-25 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करो उनमें से। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला यार मैं सिर्फ कंसल्टिंग कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करूंगा और कुछ आईटी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करता हूं, 10-12 कंसल्टिंग कंपनीज, 10-12 आईटी कंपनीज, ये मेरी टारगेट कंपनीज रहेंगी। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला था अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, दूसरा था टारगेट कंपनीज को आइडेंटिफाई करना। टारगेट कंपनीज मतलब जितनी भी कंपनीज पिछले साल आई हैं वो आपको प्लेसकॉम या प्लेसमेंट कमेटी है वो आपको लिस्ट दे देगी, या इवन आपकी वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पे भी वो कंपनीज के नाम होंगे। उस लिस्ट में जाके आपको आइडेंटिफाई करनी कि इन कंपनीज के लिए मैं तैयारी करूंगा या इस कंपनी के लिए मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं। स्टेप नंबर 3 जो है वो है हर एक कंपनी का आप शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया नोट डाउन करो कि किस कंपनी के क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके यहाँ पे मैकेंजी आती है और मैकेंजी का क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस है वो CGPA के बेसिस पे सीवीज मंगाती है। ठीक है, उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद उनका सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद फाइनल HR इंटरव्यू होता है। ये समझ गए आप प्रोसेस? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं मैकेंजी का यही प्रोसेस है। अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया, हर एक कंपनी का आप ये प्रोसेस बना लो कि यार इस कंपनी में ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इस कंपनी में ये सिलेक्शन प्रोसेस है, इस कंपनी में ये सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका क्या हाल होगा, आप मोटा मोटा 5-6 पैरामीटर आपको समझ आएगा कि यार 5-6 पैरामीटर है जिस पे ऑलमोस्ट ये 10-12-15 कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। वीडियो आधा मत छोड़ा, वीडियो पूरा देखना, उससे फायदा ही है आपको। तो आपने 15-20 कंपनीज का जो ही आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाया, उनको शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देखा, आपने देखा 5-6 कैटेगरीज हैं जिसमें ये फिट बैठती सारी कंपनीज। कुछ कंपनीज सिचुएशनल जजमेंट क्वेश्चन पूछती हैं, एप्टीट्यूड नहीं पूछती है, इंटरव्यू एक लेती हैं। कुछ कंपनी GD लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है, HR राउंड लेती हैं। कुछ कंपनी कॉन्टेस्ट कराती है, IT कंपनी जैसे कोडिंग कॉन्टेस्ट कराती है या प्रॉब्लम सॉल्विंग करती है। तो मोटा मोटा आपको एक आइडिया आ जाएगा यार ये चीजें हैं जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर पार्टिसिपेशन इन द कॉलेज, बेस्ड ऑन योर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कंपनीज, अब आप अपना CV बनाओ। मोस्ट प्रोबेबली कॉलेज आपको एक CV का फॉर्मेट देता है, या तो वही फॉर्मेट को उसी में फॉर्मेट में बना लो। फॉर्मेट इज इमेटीरियल, उसमें लिखते क्या हो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस होते हैं वो अपना एक फॉर्मेट देते हैं, इसी फॉर्मेट में आप CV बना लो। अगर उन्होंने भी फॉर्मेट में CV दिया, चॉइसेस ऑफ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा जाए दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप अपना CV बना लो बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेल्स मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो और आप IT कोडिंग वोडिंग लिख के बैठे हो CV में, तो आपका मिसमैच हो जाएगा। जिन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो उन्हीं के रेलेवेंट CV बनाओ। आई एम नॉट सेइंग कि आप झूठ लिखो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं भी मेंशन करोगे किसी कंपनी के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी के लिए जो आपने किया हुआ कॉलेज में बड़ा रेलेवेंट है। मान लीजिए आपने कोई थ्योरम बनाई है, आपने कोई रिसर्च पेपर डाला है विच इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर दिस कंपनी, और वो डालना ही भूल गए आप CV में, तो वो नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसलिए हर कोई चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, जो इस कंपनी के लिए रेलेवेंट है वो लिखो। CV बनाओ, CV हो सके तो वैलिडेट करो, चेक करवा लो, 2-3 लोगों को सर्कुलेट करो, यार देखो। बट प्लीज़ एंश्योर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश की गलती नहीं होनी चाहिए, और उसका सेंस बनना चाहिए। जो भी सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस शुड बी करेक्ट। किसी से पढ़वा लो, किसी से करेक्ट करवा लो, अगर आप में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, नहीं भी डाउट लग रहा फिर भी पढ़वा लो किसी से, कि ताकि उसको समझ आए कि यार ये ठीक लिखा हुआ है। फिर आते हैं स्टेप नंबर 5 पे।
स्टेप नंबर 5 ये है कि जितनी भी शॉर्टलिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए आप तैयारी कर लो, अपने जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनको ब्रशअप कर लो, उनके जो पेपर्स आते हैं, मॉक पेपर्स आते हैं, उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। पिछले साल उन्होंने कुछ पेपर्स दिए होंगे या उन्होंने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग दी होगी, सपोज IT कंपनीज में प्रॉब्लम्स देती हैं या कंसल्टिंग कंपनीज तो केस स्टडीज़ देती है, वो केस स्टडीज़ पे थोड़ा सा काम करो। वो सिचुएशन देते हैं कुछ कि आपके ऑफिस में ऐसे 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 हो गया तो ये फिर आप क्या करोगे, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि वो क्या। तो हर दिन अगर आधा 1 घंटा भी आप लगा दोगे अगले 3-4 महीने के लिए, आपको एक बहुत अच्छा कंफर्ट आ जाएगा टू अटेम्प्ट दोज पेपर्स या टू अटेम्प्ट दोज सिचुएशन या केस स्टडीज। तो आपको हर दिन 1-1, 2-2 घंटा या आधा घंटा डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, ताकि पढ़ाई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, थोड़ा थोड़ा करके आपको तैयारी करनी है। जो आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं पैरामीटर, जो आपको पैरामीटर लगते हैं कि जो आपने 15-20 कंपनीज के लिए शॉर्टलिस्ट करे हैं। जो 6th है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इंटरव्यू। अब प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो इस चीज़ को करना भूल जाते हैं कि यार इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या उन क्वेश्चंस की आपकी तैयारी है, और तैयारी है भी तो क्या आप बोल पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटरव्यू फर्स्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं, उन्होंने कभी ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया होता, क्योंकि कैंपस में या कॉलेज के बाद पहली बार कोई इंटरव्यू फेस कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि आपकी ड्रीम कंपनी आगे बैठी हो और आपका पहला इंटरव्यू है और आप उसमें फ्लॉप हो गए। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, उसके लिए बेस्ट तरीका है पहले क्वेश्चंस जितने भी उस कंपनीज के पूछे जाते हैं उनको एडवांस में लिख लो। फॉर एग्जांपल डॉशे बैंक आपके कॉलेज में आता है, डॉशे बैंक के क्या क्या टिपिकल क्वेश्चन है अपने सीनियर से पूछ लो, या जो प्लेसमेंट कमेटी के लोग हैं उनसे पूछ लो यार क्या क्या पूछा जाता है, डॉशे बैंक क्या पूछता है, वो आपको 8-10 क्वेश्चन बता देंगे। सिमिलरली मान लो गूगल आपके कॉलेज में आता है, गूगल क्या क्या पूछता है वो आप 10-12 क्वेश्चन लिख लो। इंटरव्यू की बात कराओ तो वो आप जो ही डालोगे आपके पास कलेक्शन ऑफ 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे। उन 100-200 क्वेश्चन को कैटेगराइज करके 25-30 या 10-15 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दो और उनकी प्रैक्टिस शुरू करो। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, आप शीशे के सामने मॉक करो, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसके सामने बोलना शुरू करो, रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग के बाद उसके बाद दोबारा देखो क्या वो आपने जो बोला वो सेंस बनता है, क्या क्लैरिटी है उसमें, क्या आप वही बोला जो बोलना चाहते थे, कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ और बोला और बोलना कुछ और चाहते थे। तो प्रैक्टिस, और ये ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। आपका जो इंटरव्यू की तैयारी है, 1-on-1 इंटरव्यू है, उसमें महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि आप किसी बच्चे को या अपने फ्रेंड को बोलो यार तू मेरा मॉक इंटरव्यू ले, वो सामने टेबल के सामने बैठेगा, आप प्रॉपर टेबल पकड़ो, उसको सामने बिठाओ, आप सामने उसको 10 क्वेश्चन दे दो यार ये मेरे से पूछना, और फिर उसको एड्रेस करो, फिर उससे बात करो ऐसे, अच्छा ये इसका वो क्वेश्चन पूछेगा आप उसके जवाब दो, एज इफ आप सीरियसली कोई इंटरव्यू दे रहे हो। आप 2-5-10 बार प्रैक्टिस करोगे, आप परफेक्ट हो जाओगे इस इंटरव्यू टेक्निक को यूज़ करने के लिए, आप उस इंटरव्यू में अच्छे हो जाओगे। अब उसमें दूसरी चीज़ क्या है कि जितने भी आप जितना जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना उतना आपका रिफाइनमेंट आता जाएगा, और जिस दिन आपका फाइनल इंटरव्यू होगा आप डेफिनेटली नोटिस करोगे आप में काफ़ी सारी चेंज होगी। मोबाइल आपका बेस्ट वेपन है टू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं। इवन देयर आर होल लॉट ऑफ वीडियोस होते हैं, लोगों के होते हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोगों के वीडियोस हैं जो आपको इंटरव्यू टेक्निक्स के बारे में या इंटरव्यूज़ कैसे किए जाते हैं वो उसके बारे में बताते हैं। इवन मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी वीडियोस हैं कि उनके क्वेश्चन आते हैं, आपको आंसर बोलना होता है वहाँ से, तो आप फिर आपका जो आंसर है फिर उनके आंसर आते हैं, तो आप उसको आप मैच करते हो कि हाँ यार मैंने जो बोला क्या उस वैसा ही आंसर चाहिए था उनको। कि बहुत बारी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका पता ही नहीं होता आंसर मैं क्या दूं, ये वाला आंसर दूं कि ये वाला आंसर लूं। तो वंस यू हैव दैट प्रैक्टिस, और उस दिन अगर मान लो उस क्वेश्चन का मतलब कुछ और भी है, बट समहाउ आप अपना जितना भी प्रैक्टिस है वो उसको आप संभाल लोगे। ये थे 6 पॉइंट आपके, मैंने सोचा 6 स्टेप्स हैं जो आपको रिक्रूटमेंट में मदद करेंगे। बाकी रहा 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ पैकेज, कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे या जो बचपन से ही ऐसे चल रहे आ रहे थे। टू योर सरप्राइज जो ऑल इंडिया 1 रैंक है उनको ये नहीं मिले हैं, यानी कि जो ब्रिलियंट थे ऑल इंडिया रैंक
आईआईटी के टॉप बॉम्बे में जो नंबर 1 रैंक है उसको ये पैकेज नहीं बोलोगे। वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट है विद एन ऑर्डिनरी ब्रांच, उनको 1-1, 2-2, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ के पैकेजेस मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि एक तो उनके पास एक यूनिक स्किल सेट था जो उन कंपनी को चाहिए था, दूसरा था वो तैयार थे। वो स्किल सेट भी तभी आएगा जब वो तैयार होंगे। आप लोगों के मन में और भी कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, मेरे को मैसेज करो। और भी कोई वीडियो चाहिए इस फील्ड में या और किसी फील्ड में, किसी और फील्ड रिलेटेड, मेरे को मैसेज करो। मैं आपको तुरंत कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा वीडियो आ जाए जिसके ऊपर आपको फर्दर कुछ स्किल्स एनहेंस हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।